Hello everyone, welcome to Noon Academy. Welcome Shreya, welcome Sudipta, how are you? Welcome Nirju, कैसे हो सुदर्शन, कृष्णा? Welcome to Noon Academy. Welcome Suyesh, Pallavi, how are you? How are you Slesha? आई होप तुम सब कल के सेशन को रिवाइज करके आए रहोगे, है ना? वेलकम सार्थक, नेहा, निधि, हाउ आर यू ऋषिकेश, कैसे हो हीत, श्रेयश, आदित्य, हाउ आर यू हर्षवर्धन, उमेश, कैसे हो? तो कैसे हैं आप लोग? बेटर, ओहो क्या बात है। आई एम फाइन ऋषिकेश, व्हाट अबाउट यू? वेलकम विदीक्षा, राशि, ओहो रसोड़े में कौन थी? वो राशि थी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वेलकम वेलकम। चलिए सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस इज टोटली अबाउट मी, और कल हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के बारे में अच्छे से स्टडी की थी। ओके, वेलकम रूपेश, कैसे हो? यस, पवन राज, प्रांजल, तेजस्विनी, हाउ आर यू? So my name is Prashant. This is my qualification, experience and all. Then this is the session topic, connecting links. Session timing is 2:30 to 3:30. Oh, okay, 3:30 exactly. हाँ, ये 3 नहीं है, 3:30 है। चलिए, so yes perfectly. Welcome चित्रा, पूजा, how are you? Yes, काम्बले, सृष्टि। चलो, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और 4 है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट किया था लाइव सेशन में, है ना विनय? यस, हर्षल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। चलिए, सो गाइस, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब तक पूरे चैप्टर को मैं समराइज करने जा रहा हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, हमने ये पढ़ा था। देन हमने देखा उसके बाद कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए। हमने देखा कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड विच स्टोर्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ये हमने इसके पहले पढ़ा था। फिर हमने देखा कि हाउ टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, यानी कि हमने देखा था प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमने देखा। हमने इसके अंदर दो चीजें पढ़ी थी। हमने सॉरी, तीन चीजें, तीन स्टेप थे हमारे। ट्रांसक्रिप्शन, हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमने देखा था ट्रांसलेशन। फिर हमने देखा था ट्रांसलोकेशन। और हमने स्टार्टिंग का पहला लेक्चर बेसिक्स वाला रखा था। जिस जिस बच्चे ने बेसिक वाला सेक्शन वहां पे सेशन देखा था उसको सारी चीजें आती होंगी, क्योंकि मैंने उसमें सब बताया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे क्रिएट होती है, सेल कैसे बनते हैं, मतलब बायोलॉजी पढ़ने के लिए जितना भी बेसिक चाहिए रहता है कि एग्जैक्टली डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन होती है, ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट वाले सेशन में मैंने बताया था। और एक सेशन में और लूंगा इस प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, जिसमें मैं तुमको सारा प्रोटीन सिंथेसिस अकेले एकदम अच्छे से बता दूंगा। वो उस दिन हम लोग रखेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन, और उसमें हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को एकदम अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब ऐसा धांसू तरीके से बता दूंगा ना एक बार कि तुमको फिर कभी जिंदगी में डाउट नहीं रहेगा इसके ऊपर। एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा। बस हाँ, याद रखना कि बेसिक्स वाला जो सेशन था ना, बेसिक, इसमें मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के सेल कैसे होते हैं, फिर डीएनए कैसे होता है, आरएनए कैसे बनता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। इसीलिए कहूंगा कि बेसिक्स वाला वीडियो देख के आना उस वाले सेशन में, फिर तभी तुमको समझेगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हमने देखा। तो हमने देखा था कि म्यूटेशन मींस सडन चेंजेस ऑकरिंग इन द जीन्स, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं उनके अंदर सडन चेंजेस हो जाते हैं। समथिंग, कुछ अचानक से न्यू चेंजेस, न्यू मॉडिफिकेशन आ जाती है, जिस वजह से हम इंसानों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड बहुत सारे, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर डिसीज, बहुत सारे। ये सब म्यूटेशन की वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर इसके बाद वाले सेशन में हमने क्या देखा था? ये तो हमारा पहला सेशन का था। फिर हमने देखा था इवोल्यूशन।
तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन हमने ये पढ़ा। तो जहां बात आती है इवोल्यूशन की, तो हमने देखा था कि इट इज द ग्रेजुअल, ध्यान दो अच्छे से, इट इज द ग्रेजुअल चेंजेस occurring in living organism over a long period of time. It is very slow process. ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा कि हमारे अर्थ को बनने में 3.5 बिलियन ईयर्स लग गए। फिर हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी के बनने से पहले प्रोटोप्लाज्म आया था, जो कि सबसे पहला सेल था, जिसके वजह से सारा का सारा इस दुनिया में सेल्स क्रिएट हुए। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सो प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा सेल है जिसके पास एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ, ठीक है, जो कि दोनों में मतलब बहुत सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकता है। तो पहले दुनिया में वाटर के अंदर यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, देन इनका इवोल्यूशन हुआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। समझा? तो इनका क्या हुआ? बीच में इवोल्यूशन हुआ। तो क्या ये एक ही दिन में इवोल्यूशन हो गया था? नहीं, बहुत साल लग गए थे इस इवोल्यूशन को होने में, बहुत ज्यादा साल लग गए थे इवोल्यूशन को होने में। यू ऑल विल नॉट बिलीव कि सबसे पहले जो हम इंसान हैं, हमको हमेशा से कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स बंदर हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी ये गलत है, ये रॉन्ग है। हमारे एंसेस्टर बंदर नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स बंदर जैसा दिखने वाला एक दूसरा प्राणी जिसका नाम है लेमुर। कुछ कहेंगे तैमूर, अरे तैमूर नहीं है, लेमुर है, लेमुर, ठीक है तो ये लेमुर है जिसका नाम है, और इसी के वजह से आज हम सब हैं। तो इस दुनिया में पहले लेमुर नाम का छोटा सा बंदर जैसा, एप्स जो होते हैं ना, उनके जैसा दिखने वाला एक जानवर हुआ करता था। फिर इसके अंदर इवोल्यूशन होते गया, करीबन मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, और आज वही लेमूर बदल के ऐसा बन गया ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हम पहले छोटे बच्चे होते हैं और हम फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो अगर मान लो मैं प्रशांत हूं, माय नेम इज प्रशांत, और मैं पहले छोटा सा बच्चा था और अब धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया, मेरी हाइट बढ़ गई, मैं थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा। तो क्या जिंदगी में अब मैं कभी छोटा दिखूंगा? बोलो, मैं क्या लाइफ में अब कभी छोटा दिखूंगा? नहीं। अब मैं धीरे धीरे फिर बुढ़ा हो जाऊंगा, तो फिर क्या मैं यंग दिखूंगा? कभी नहीं, क्योंकि यंग वाला प्रशांत फिर गायब हो जाएगा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। अरे ऐसा ही तुम्हारा भी होगा। हंस क्या रहे हो? तुम बुढ़े नहीं हो जाओगे क्या? तुम बड़े नहीं होगे क्या? मेरे ऊपर हंस रहे हो चलो ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन। फिलहाल मैंने एग्जांपल दिया है तुमको बस, कि हम पहले छोटे होते हैं, फिर हम ही बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो छोटा वाला इंसान गायब हो जाता है। तो वैसे ही पहले लेमूर था, और यही लेमूर के अंदर बॉडी में चेंजेस आते गए, और लेमूर रिप्रोडक्शन करता गया, इनके अंदर बदलाव आते गए, चेंजेस होते गए, और आज वही लेमूर ह्यूमन बीइंग के नाम से जाना जाता है। यानी हम सब लेमूर ही थे पहले, और वही लेमूर आज ऐसा बन गया कि हम इंसान इतने डेवलप्ड, इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने माइंडफुल इंटेलिजेंस हम आज बन गए। समझा अच्छे से? इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये सब हमने थोड़ा सा देखा था इवोल्यूशन में, थियरी ऑफ इवोल्यूशन में। फिर हमने देखा था इसके पहले माय डियर कि यार इवोल्यूशन तो हो गया, बट इवोल्यूशन होने के बाद एविडेंसेस भी होने चाहिए उसके। भाई मतलब इवोल्यूशन हुआ है तो कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि इवोल्यूशन हो गया। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, प्रांजल कह रही कि सर म्यूटेशन बता दो एक बार फिर से। अच्छा देखो, मैं फिर इवोल्यूशन के टॉपिक में आता हूं, पहले मैं यहाँ पे म्यूटेशन समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे म्यूटेशन देख लो। देखो भाई, मैंने तुम सबको समझाया था कि हमारे बॉडी में डीएनए होता है। ये देखो, ये सांप है, नागोबा डोला लागला, ये है हमारा सांप। सांप नहीं है फिलहाल, डीएनए है, सांप जैसा दिखता है चलो ठीक है, तो ये है हमारा डीएनए, प्यारा सा डीएनए, प्यारा सा डीएनए, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से। देखो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब जानता है, लेकिन ये ऊपर वाले यानी सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरे यानी कि ये ऊपर वाले से भी बड़ा है ये डीएनए। ये डीएनए सच में सब कुछ जानता है। डीएनए क्या क्या जानता है जानते हो? ये हमारा बिहेवियर, हम कैसे हैं,
हम कैसे हैं, ये सब कुछ जानता है। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, और तो और हमारे बॉडी का कलर कैसा है, हमारी बॉडी किस तरीके से डेवलप होती है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स स्टोर्ड इनसाइड द डीएनए, सब जानता है डीएनए, सब जानते हैं। ठीक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो ये डीएनए है, ये बॉडी के बारे में सब जानता है। सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी स्टोर्ड इनसाइड द डीएनए। चलो, तो हमने देखा था कि ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट अगर कोई भी ऐसा काट के साइड में निकाल लो, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट, ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं जीन्स। जीन्स, और देखो इसके ऊपर की ये लाइनें मैं बना देता हूं प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर मैं लाइनें बना देता हूं ऐसे, सपोज ये हमारे जीन्स का छोटा सा पार्ट है, समझ लो यार, ऐसे एक्सेप्ट कर लो, मान लो, ठीक है। चलो, तो यार आपको क्या लगता है कि डीएनए कोई डब्बा है क्या, कि इस डब्बे के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी? नहीं। तो ये जो डीएनए है ना, इसके अंदर जो मैंने लाइंस खींच रखी है, ये लाइन शादी में नहीं आए हैं, इन लाइंस का नाम है न्यूक्लियोटाइड, और यही वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कह लो या न्यूक्लियोटाइड्स कह लो या कोडॉन्स कह लो, परफेक्टली जोया। सो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और अगर सच्चाई कहूं ना मैं, तो ये इंफॉर्मेशन ये भी स्टोर नहीं करते। रियलिटी में इंफॉर्मेशन यही होती है कि ये सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे कि मान लो मैं हूं प्रशांत, तो मेरे अंदर मान लो पहले एडेनिन है, देन ग्वानिन है, देन साइटोसिन है, देन थाइमिन है, फिर उसके बाद अगेन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो किसी बंदे के अंदर अलग तरीके से होगा, पहले ग्वानिन होगा, देन साइटोसिन, देन एडेनिन, ऐसे हो सकता है। तो किसी के अंदर और कैसे तरीके से होगा, समझा ना? तो हर दुनिया में ये सीक्वेंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ये सीक्वेंस इस दुनिया में कैसे भी हो सकते हैं, और यही सीक्वेंस डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का कलर कैसे होगा। मान लो अगर जैसे कि समझो मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट है, तो जब मेरा डीएनए चेक करोगे तो मान लो सपोज दैट कि मेरे अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन मिल गया, तभी मेरी हाइट है ना। तो अगर किसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर या मेरे डीएनए में चेंजेस आ गए, ये ग्वानिन एडेनिन की जगह में चला गया और एडेनिन ग्वानिन की जगह में चला गया, तो ये चेंजेस हो गए ना, ये हमारे जीन्स में अचानक से बदलाव आ गया ना, चेंजेस हो गए ना। तो अब मान लो कि जो मेरी बॉडी थी जैसी दिखती थी, अब वैसी दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, क्योंकि डीएनए में चेंज आ गया तो हमारी पूरी बॉडी में चेंज आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो दिस इज द सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन्स, और इसी को कहते हैं म्यूटेशन, और इसी की वजह से हमारी बॉडी में बदलाव आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, और ये बदलाव हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, इनसे हमको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो ये सब कुछ म्यूटेशन की वजह से होता है, समझ गया? इस बात को तुमको ध्यान देना। तो दिस इज द एग्जैक्टली म्यूटेशन, समझा? इसको ध्यान से रखो अपने दिमाग में। ओके, समझ में आया क्या सभी लोगों के? फिर नहीं तो वो वाला तुमको गाना याद आ जाएगा, समझ में आया क्या छोटे? ट्रांसलेशन साइली, ये सब में ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों में समझाऊंगा तुमको एक अलग वाले वीडियो में, ठीक है? डोंट वरी। एक डाउट क्लियरिंग सेशन हम रखेंगे जिसमें मैं तुमको बताऊंगा सारी चीजें, मतलब पूरे बच्चों को उसमें ना प्रोटीन सिंथेसिस वापस से समझाया जाएगा। जानते हो यार क्या है अपने साइंस में? अपने साइंस 2 में ना, ये जो पहला चैप्टर है ना, इसका जो ये ट्रांसक्रिप्शन वाला एक पेज है ना, ये पूरा एक पेज जानते हो कितने के बराबर है? ये पूरे 25 पेजेस के बराबर है। यू ऑल विल नॉट बिलीव कि क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 है, और जहां पे तुम लोग पढ़ोगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है, क्लास 12th में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पूरे 25 पेजेस में कवर किया है। तो अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हारे बुक में सिर्फ 2-2 पैराग्राफ में खत्म कर दिया है, तो एक सामने वाला टीचर तुमको कैसे 25 पेजेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2-2 लाइन में बताएगा? तो वो मतलब एक बहुत बड़ा टैकल करने की बात होती है। इसीलिए तुम कहीं भी जाओगे ना, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत सारे स्कूलों में ना उस टॉपिक को ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है? ऐसा रहता है, बट स्टिल मैंने तुमको पढ़ाया है, और बहुत सारे बच्चों ने बेसिक्स को नहीं कवर किया था पहला वाला वीडियो,
इसलिए मैं वापस से एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेके तुमको समझा दूंगा। वैसे भी वो सेशन 2 से 3 बार समझाने से ही समझ में आता है, तो इसलिए मुझे मालूम है, तुम डोंट वरी, टेंशन मत लो, मेरे साथ हो ना, सब समझ में आ जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एम ए वे वन टाइम, मालूम है ना मालूम है ना, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत मालूम है ना, इतना मालूम कर लो कि बोर्ड एग्जाम में साइंस में 90 में 95 प्लस निकल जाओ, बाकी जो मालूम है सब मालूम है, ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर बंटाई की पब्लिक फेल हो गई क्या बोलते तुम, बोल बंटाई, फेल हो गए, हम फेल हो गए। चलो अभी आगे निकलते हैं। सो यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू, ये कौन भेज रहा है, ये बंदर कौन भेज रहा है, बंदर, ये कौन है भाई, बंदर की बंदरिया है। ये है लेमूर, देखो यही है वो, यही है हमारे पूर्वज। नमस्कार चाचा जी, कैसे हो इन्हीं से हम आए हैं तो दिस इज द लेमूर, इसकी आंखें देख रहे हो, मतलब हम इंसानों की प्रजातियां पहले से ही डेंजरस थी समझ रहे हो, तो हम इंसानों की प्रजातियां पहले से ही डेंजरस थी यार, देख रहे हो इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, इसकी पूंछ कहाँ गई। आधे लोग यार चेक कर लेना तुम लोग भी, तुमको कहीं टेल ना हो, क्योंकि देखो ये तुम्हारे एंसेस्टर को टेल है, मैं तो चेक कर लिया हूं, मेरे को नहीं है हंसो मत यार, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने देखा था यहाँ पे, हमने देखा, हाँ सोचो यही है वो लेमूर। आज के वक्त में, सीरियसली आई एम टॉकिंग, आज के वक्त में ये लेमूर तुमको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेमूर इंसान बन गया ना, मैंने बोला ना, जैसे हमारा बचपना कभी नहीं आता, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम फिर कभी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा बचपना गायब हो जाता है, तो वैसे ही ये लेमूर ही बदल के अब इंसान बन गया है, तो अब लेमूर नाम का कोई बचेगा ही नहीं। और अपना भारत देश में आधे लोग यही कहते रहते हैं कि हमारे एंसेस्टर बंदर हुआ करते थे, अरे वो बंदर है क्या, बंदर तो आज भी पेड़ों में कूदते रहते हैं, हम बंदर से बने हैं क्या, नहीं ना। अगर हम बंदर से बनते, ये मंकी जो होते हैं, मंकी से अगर हम आते, तब तो हम आज के वक्त में हम वो बंदर होने ही नहीं चाहिए थे फिर, बट हम बंदर से नहीं, हम बंदर जैसे दिखने वाले लेमूर से आए हैं, ठीक है। चलो तो हमने देखे इवोल्यूशन, तो भाई यार इवोल्यूशन के एविडेंसेस भी तो होने चाहिए ना, तो इसीलिए अब हम देखेंगे एविडेंसेस यहाँ पे इवोल्यूशन के। तो हमने कल क्या पढ़ा, देखो आज हमारा जो टॉपिक के सामने वाला छोटा, इसलिए मैं तुमको पूरा रिवाइज करते दे रहा हूं। एविडेंसेस, तो एविडेंसेस बहुत सारे थे, लाइक हमारा पहला था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, क्या होता है समझो यहाँ पे। तो मॉर्फोलॉजिकल जो एविडेंसेस है, मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल और फिजिकल, बाहर की बॉडी, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल, या बाहर से समथिंग, तो ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके हम बता देते हैं कि हाँ इनके अंदर क्या क्या बदलाव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक जो शीप होती है उसको देख लो और एक वो डॉग को देख लो, तो इन दोनों में तुमको हेयर लाइक बॉडी दिखेगी, तो ये समझ में आता है कि भाई डॉग को भी ईयर है, हेयर है, उसको भी माउथ है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और शिप को भी बहुत बड़े बड़े बाल हैं, उसके भी कान हैं, तो शिप एक अलग ही स्पेसीज है और डॉग एक अलग स्पेसीज है, बट स्टिल उनके कैरेक्टर तो फिजिकली सेम सेम है ना। तो इससे ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि वो जो दोनों है ना, वो दोनों के एंसेस्टर एक ही थे इन फ्यूचर, मतलब इन इसके, अच्छा इन फ्यूचर नहीं, इन पास्ट, इसके पहले मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, कि उनके एंसेस्टर जो हुआ करते थे वो एक ही थे, बट आज इतने बड़े वेरिएशन आ गया है कि शीप एक अलग स्पेसीज दिखने लगी, और जो डॉग है वो अलग दिखने लगा, कोई और जानवर अलग दिखने लगा, बट इनके एंसेस्टर एक ही है, ऐसे बहुत सारे जानवरों के हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में मैं तुमको बताऊंगा, हम इंसान भी कम नहीं है, हमारे भी एंसेस्टर एक ही थे, इसीलिए तो कहते हैं इवोल्यूशन हुआ है। अच्छा तुमको क्या लगता है कि जो ये अर्थ जब बना, तो क्या इस अर्थ में अलग अलग जानवर आए थे क्या शुरू शुरू में, नहीं, इंसान वाला जानवर अलग आएगा, फिर कुत्ते का अलग आएगा, बिल्ली वाला जानवर अलग आएगा, हाथी घोड़ा बैल सब अलग अलग आएंगे क्या, नहीं, पहले प्रोटोप्लाज्म एक ही ऑर्गेनिज्म था, फिर उसके बाद वही सब में डिवाइड हुआ, तो वही फिश बना, वही वायरस बना, वही बैक्टीरिया बना, वही बैल बना, वही घोड़ा बना, वही गाड़ी बना,
सब वही बना है, समझा? वही एप्स बना है, सब कुछ, सब कुछ, यानी वही डॉग है, वही मतलब वही प्रोटोप्लाज्म से दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक प्रिमिटिव सेल है, प्राइमरी सेल है, जो दुनिया में सबसे पहले आया था। अरे गाड़ी, इट्स ओके प्रांजल, ठीक है, घोड़ा गाड़ी रहता है ना, उसी लिए गाड़ी निकल गई मुंह से। मुर्गी भी, अरे हाँ बाबा, मुर्गी भी यार। अब तुम लोग ये मत पूछना पहले मुर्गी आई थी पहले अंडा आया, मैं बोलूंगा भागो इधर से तुम लोग पहले। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोटोप्लाज्म से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, चलो अभी आगे हम निकलते हैं। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कि इससे हमारा प्रूफ होता है कि हमारे सारे एंसेस्टर एक ही थे। फिर नहीं, प्रोटोप्लाज्म गॉड नहीं है, जस्ट एक सेल है जिसके अंदर लोकोमोशन की पावर थी। लोकोमोशन मतलब जो मूव कर सकता है। फिर इसके बाद हमारा आता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। चलो देखो यहाँ पे, सो एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो, अगर मान लो हमारा लेमूर कहीं दिख गया, लेमूर इस दुनिया में अब है ही नहीं कहीं भी, अगर मान लो, ठीक है, मैं ऐसे लल्लू क्वेश्चन का आंसर नहीं करता। श्रेया बोलेगी सर, श्रेया श्रेया बोल रही है कि सर फिर आप बोलोगे कि मैं ऐसे लल्लू क्वेश्चन के आंसर नहीं करता। लल्लू क्वेश्चन, लल्लू लाल। वो पहले हम लोग बालवीर देखा करते थे ना, बालवीर आया करता था, है ना, बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर, भयंकर परी एंड तौबा तौबा, ऑल इन ऑल, वो मैं बहुत देखा करता था। 2012 की बात है जब बालवीर लॉन्च हुआ था, मेरे को आज भी याद है, 12 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, और मैं सबसे पहला उसका एपिसोड देखा था। उसका जब से ऐड आया था तब से मैं ना करीबन 15 डेज तक वेट किया था कि 12 अक्टूबर कब आएगा। और मैं उसको देखा था, सोचो। फिर मैंने उसके बाद बहुत सारे एपिसोड देखा था उसके, बहुत सारे। फिर मैं देखते देखते 10th में आ गया, फिर मैंने बालवीर को छोड़ दिया। फिर आज के बाद जिंदगी में कभी मेरे जिंदगी में कोई कार्टून नहीं आया, टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो वो बचपन के जो दिन होते हैं ना, तो वो दिन भी क्या दिन थे हो। चलो आगे निकलो। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करते हैं अभी हम लोग, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। चलो अब यहां देखते हैं, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी मींस होता है बॉडी के इंटरनल फीचर्स, फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बोन्स के, तो अगर आप लोग जो व्हेल बड़ी वाली मछली होती है उसके हड्डी ला लो, उसकी बोन्स ला लो, अगर इंसानों के बोन्स ला लो, अगर एक बिल्ली है उसकी बोन्स को ला लो, और एक हाथी के बोन्स को ला लो, इन तीनों के बोन्स को जब तुम एक साथ रखोगे ना, तो तीनों में तुमको एक बात दिखेगी। मैंने कल समझाया था, मैं आज रिवाइज कर रहा हूं बस। तुमको एक बात पता चलेगी कि हाँ, तीनों में ज्वाइंट्स हैं, और यही ज्वाइंट से पता चलता है कि आज के वक्त में हाथी इतना बड़ा जानवर बन गया है क्योंकि उसने अडॉप्ट किया है सिचुएशन को, सिचुएशन को अडॉप्ट किया है उसने। फिर वैसे तुमको पता लगे, कैट जो बिल्ली है उसने भी अडॉप्ट किया है बिल्ली जैसा रहना, और इंसानों ने इंसानों जैसा रहना अडॉप्ट किया है। बट कहीं ना कहीं ये सब एक ही प्रोटोप्लाज्म से आए हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही प्रोटोप्लाज्म से ये सब आए हैं, क्योंकि इन सब में एक सिमिलरिटीज, वो जो ज्वाइंट सब में है। समझा? तो ये एक हमारा यहाँ पे चीजें हैं जो आपको समझ के रखना है, इस तरीके से आपको समझना है। देखो देखो सुनो, अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, लिसन केयरफुली। अब मैं ना तुमको थोड़ा सा तुम्हारा 10 मिनट टाइम लेता हूँ, और तुमको मैं समझा के देता हूँ। ध्यान देखो, जो मैं कहूंगा उसको सुन लेना, ध्यान से सुनो। हम आज से जा रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। अब कोई चैट नहीं करेगा, वरना बाद में अगर बोलोगे ना कुछ नहीं समझा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? सिर्फ बोलते रहोगे तुम लोग। और तुम लोग न्यू लोग आते हो ना, ये न्यू लोग को सच में कुछ नहीं समझता है। अभी कोई बंदा सेकंड चैप्टर में आएगा और फर्स्ट चैप्टर में मैंने बेसिक्स बता रखा है, तो उसको कैसे समझ में आएगा? चलो अब तुमको मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, बस शांति से सुनना, शांति से सुनना। मतलब शांति मीन्स चुपचाप सुनना, नहीं तो शांति के साथ सुनने लगोगे। ठीक है, अब यहां देखो पहले, तो लिसन केयरफुली। तो हमारे प्लस हम फ्लैशबैक में जाते हैं, 1-2 साल फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं हम लोग ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में फ्लैशबैक में जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों सालों पहले जाते हैं, जब इस दुनिया में अर्थ भी नहीं था। ध्यान से सुनो स्टोरी, कुछ लिख नहीं रहा हूं मैं, बस अब मैं बोल रहा हूं। मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, जब इस दुनिया में अर्थ क्रिएटेड भी नहीं था,
जब हमारा सोलर सिस्टम नहीं था, तब हम जाते हैं, क्या हुआ इस अपने स्पेस में। अरे कैसे जाएंगे, चुपचाप सुनो ना, इमेजिन करो ना, ठीक है। तो दुनिया में दो बड़े बड़े मेटेरियोराइट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे, वो दोनों पत्थर एक दूसरे से टकरा गए। सुनो ध्यान से, जब टकरा गए, मे बी बोल रहा हूं, शायद शायद उस थियरी को बिग बैंग थियरी कहते हैं, शायद। फिर वहां से क्या हुआ, एक बड़ा सा सन क्रिएट हुआ, और उस सन के अगल बगल छोटे छोटे बड़े से पार्टिकल क्रिएट हुए, और अगल बगल बड़े बड़े हमारे प्लैनेट्स आ गए दुनिया में। और प्लैनेट हमारे अर्थ के, अर्थ जो है, अर्थ वगैरह सब कुछ हमारे सन के अराउंड घूमने लग गए, सब के सब सन के अराउंड घूमने लग गए। धीरे धीरे, जब ये अर्थ था पहले, तो ये अर्थ में पानी वगैरह कुछ नहीं था, वाटर वगैरह इसमें कुछ नहीं था, मिलियंस करोड़ों सालों पहले। तो ये अर्थ में क्या था, सिर्फ हवा थी, ये पूरा अर्थ सिर्फ हवा 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 था, मतलब सिर्फ पत्थर मिट्टी कुछ नहीं था, सॉलिड मटेरियल था ही नहीं। मतलब अगर तुम हनुमान जी बन के उड़ते हुए जाओगे ना, तुम इस अर्थ से आर पार हो जाओगे, ऐसा समथिंग, ओनली लावा वगैरह, हाँ विनय। तो ये सब कुछ था। धीरे 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 क्या हुआ, लिसन केयरफुली यार, धीरे धीरे क्या हुआ, ये गैस पूरी कंडेंस होने लगी। जब गैस कंडेंस होने लगी, जब, अरे सिद्धि अर्थ कैसे बना, मैंने बोला ना, चुपचाप पहले मेरी बातों को सुन लो, फायदे में रहोगे। पहले ही अर्थ कैसे बना, वही तो बता रहा हूं, अर्थ कैसे बना। ठीक है, तो यहां ध्यान दो। तो सारे के सारे, मतलब जो हमारा एयर था, हवा, वो पूरी की पूरी जो हवा थी, वो पूरी की पूरी एयर कंडेंस हुई, यानी ठंडी पड़ी। तुमने देखा होगा ना यार, जब तुम कभी चाय बनाते हो, तो कैसे देखो, वो भाप होती है, भाप, स्टीम होती है, स्टीम। अरे स्क्रीन में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं पवन राज, देखो कैसा स्टीम होती है, वो स्टीम देखो कैसा, जब ठंडा हो जाता है तो वो भाप से फिर पानी बन जाता है। नहीं क्या, वो भाप से फिर पानी बन जाता है। कभी चाय बनाए, ऊपर के ढक्कन में देखो हवा, वो भाप लगती है, स्टीम, फिर उसके ऊपर के ढक्कन को निकालोगे तो उसमें से कैसे पानी बन जाता है और ठंडा होके। जिसने चाय नहीं बनाई इसको नहीं पता होगा, जाओ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो फिर क्या होता है ना, वो इवेपोरेशन, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि जब एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब ठंडे होते हैं तो वो वाटर बन जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो वैसे ही पूरे अर्थ में पूरा वाटर, जो एयर मॉलिक्यूल्स था, ड्रॉपलेट्स, वो सब कंडेंसेशन हो गया उसका, और पूरा पानी का पानी, पानी का पानी हो गया, पूरे अर्थ में वाटर 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 आ गया। ऐसा होगा सिस्टम पूरा। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हुए, ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, हाइड्रोजन है, गैसियस मॉलिक्यूल सब प्रेजेंट थे। इन सभी से मिला के पानी के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म बना। अब ध्यान दो अच्छे से, इन सभी को मिला के एक प्रोटीन वाली बॉडी बनी, प्रोटीन वाली बॉडी। ध्यान से सुनना, बीच में कोई बोलेगा नहीं अभी जहां से मैं जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। तो एक धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल, यानी कि पूरे के पूरे, यानी कि हमारे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दुनिया के भर के बहुत सारे एलिमेंट थे, सारे एलिमेंट मिला करके ऐसे मिल गए। नेचुरली रिएक्शन हुआ होगा, कोई देखने थोड़ी गया है, ये तो साइंस ने बस ऐसे ही पता किया है, अप्रोक्सीमेशन। तो ऐसे हुआ, और एक प्रोटीनियस बॉडी बनी, प्रोटीन की एक बड़ी सी बॉडी क्रिएट हुई, यानी छोटा सा सेल, एक ना दिखने वाला माइक्रोस्कोपिक एकदम चिंदू सा छोटा सा सेल क्रिएट हुआ। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम इसको, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यही प्रोटोप्लाज्म से, ये प्रोटोप्लाज्म डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हुआ धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये एक प्रिमिटिव सेल है, जो दुनिया में सबसे पहली बार ये हमारा प्रोटोप्लाज्म, ये सेल आया था, समझा। ये दुनिया का सबसे पहला सेल था, जो जिसके अंदर लाइफ थी, जिंदगी थी जिसके अंदर, बाकी सब नॉन लिविंग थिंग थे, यही एक लिविंग थिंग था। सोचो, फिर इसके बाद से क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो ये बहुत सारे सेल में बना। ऐसे मैं बता रहा हूं, अब ऐसा ही हुआ होगा, बहुत सारे सेल में बना ये, बहुत सारे सेल में। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देखो यहां पे ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग का सेल है, तो पहले ह्यूमन बीइंग थोड़ी था, पहले तो लैमूर था ना। तो यहाँ पे लैमूर के भी पहले एक चूहे जैसा दिखने वाला, एक रैट जैसे दिखने वाला एक जानवर हुआ करता था, उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है। फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लाइक देखो काऊ का कोई आया होगा, कोई एलिफेंट का आया होगा, कोई बर्ड्स वाला सेल क्रिएट हुआ होगा, फिर ऐसे उसके बाद कोई और क्रिएट हुआ होगा। दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है यार। फिर ये डायनासोर वगैरह का जमाना था, फिर रैट के बाद
यहाँ पे ये लैमूर बन गया, फिर लैमूर इवॉल्व होते होते आज इंसान बन गया, ह्यूमन बींग्स। अब लैमूर कभी नहीं दिखेगा। ये इवोल्यूशन जानते हो क्या होता है? बॉडी के अंदर चेंजेस आना, और जो यहां से ये करोड़ों सालों में रैट जैसे दिखने वाले लैमूर से फिर इंसान बना है, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है जानते हो? इवोल्यूशन ये कहलाता है कि सडन हमारा ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना, चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मैं एक छोटा सा इंसान हूं और मैं पहले बचपन था मेरा, अब मैं बड़ा हो गया, तो मेरा बचपना कभी रहेगा क्या? मैं अब छोटा प्रशांत कभी हूं क्या जिंदगी में? इस पूरे अर्थ में कभी भी मेरे जैसा मेरा छोटा बचपना कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं तो बड़ा हो चुका हूं ना अब। तो वैसे ही ये लेमूर अब कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये लेमूर अब इंसान बन चुके हैं। अब आगे चल के क्या पता नहीं, ये इंसान आगे चल के क्या बनेंगे। अब हम सब बदल रहे हैं, समझा? हम अभी भी हम बदल रहे हैं, हम अभी भी बदल रहे हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है कि अभिषेक सभी का इवोल्यूशन हो रहा है इस दुनिया में, वो रैट का भी इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये बात तुमको ध्यान देना है। यस बोलो विशाल, क्या डाउट है? डायरेक्टली बोलने का बाबा डाउट क्या है? इस तरीके से सारी चीजें होती गई। अब ऐसे इसका भी इवोल्यूशन हुआ होगा, इन सब का इवोल्यूशन हुआ होगा। तो अब बताओ जरा, जब एक इंसान दुनिया में मिला और जब एक काऊ मिली, एक कैट मिली, तो ये सबका जो एक सेल है, सबका सेल तो प्रोटोप्लाज्म ही है ना। इसी सिंगल प्रोटोप्लाज्म से दुनिया के सारे सेल आए थे, और फिर आगे चल के हमने क्या किया? आगे चल के ग्रोथ करते गए, हम रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा होता है, जैसे हमारी मॉम लोग से हम लोग बर्थ लेते हैं, वैसे ही ह्यूमन बींग्स, वैसे काऊ कैट दुनिया के सभी लोग रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब किसी प्रोटोप्लाज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल था उससे सारे लोग इवॉल्व हो गए। अब हम सब खुद का रिप्रोडक्शन कर लेते हैं बड़ा होने के लिए। तो अब अरे प्रोटोप्लाज्म जस्ट एक सेल है, प्रिमिटिव सेल है, जिससे सब कुछ क्रिएट हुआ था शुरू शुरू में इस अर्थ में सबसे पहली बार। अब प्रोटोप्लाज्म थोड़ी रहेगा, अब तो पूरे नए नए ऑर्गेनिज्म आ गए ना। और क्या पता पानी के अंदर आज भी तो इतना बड़ा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर यानी कि हिंद ओशन, बे ऑफ बंगाल, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, वहां पे क्या पता आज भी प्रोटोप्लाज्म क्रिएटेड हो, क्योंकि पानी के अंदर ही लाइफ क्रिएट हुई थी ना। तो क्या पता आज भी वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा हो एंड इवोल्यूशन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब जरा आप बताना कि जब ह्यूमन बीइंग की हड्डियों को देखा गया तो उनकी हड्डियों में जॉइंट्स थे, उनकी हड्डियों में जॉइंट्स थे। वैसे जब तुम एक हाथी की हड्डियों को देखोगे तो उनके अंदर भी जॉइंट्स हैं। तो ये पता चलता है कि इन दोनों में जॉइंट्स हैं, यानी कि इंसान एक अलग स्पीसीज है और हाथी एक अलग स्पीसीज है, बट दोनों में जॉइंट्स हैं। और ये जॉइंट्स दिखाता है कि हम सब एक ही कॉमन एंसेस्टर के हैं, हम सब एक ही एंसेस्टर के हैं। समझा अच्छे से? इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स एक ही हुआ करते थे। यही तो मैं बता रहा हूं कि एनाटॉमिकल एविडेंस है सही। तो अब देखो यार, आप सुनो ध्यान से, अब आप ध्यान से सुनना अच्छे से। अब क्या आप बताओ, मैं या कोई और न्यूटन या दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट हजारों करोड़ साल पहले देखने गया था क्या कि ये बदलाव हुए हैं? देखने नहीं गया था ना। तो हम क्या करते हैं, एविडेंसेस के थ्रू पता लगाते हैं कि हाँ हमारे एंसेस्टर ऐसे थे और ऐसा ही हुआ होगा। तो हमने मॉर्फोलॉजिकल तरीके से देख लिया, मॉर्फोलॉजिकल तरीके से देख लिया, यानी कि फिजिकली हमने देख लिया, हमने फिजिकली भी देख लिया, हमने फिजिकली भी देख लिया कि हाँ बाहर से देख के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट दिखाई देते हैं, बट इनके एंसेस्टर एक हैं, सिमिलैरिटीज हैं। फिर हमने एनाटॉमिकली यानी कि अंदर की हड्डियों को भी देख लिया कि हाँ भाई इनके अंदर भी सब कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो ये सारी चीजें हैं कि हाँ भाई इनके अंदर की सिमिलैरिटीज ये चीज होती हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। ऐसे ही माय डियर, ऐसे ही हमें फिर बाद में पता चला कि हमने फिर यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन देख लिए, हमने वेस्टिजियल ऑर्गन हमने देख लिया जहां पे हमारा विजडम टीथ वगैरह हुआ करता था। समझा कि नहीं समझा? इस तरीके से हम एविडेंसेस देख रहे हैं, चीजों के एविडेंसेस हम लोग देख रहे हैं कि हाँ हमारे एंसेस्टर सभी लोग सेम सेम हुआ करते थे भाई पहले, और आज हमने अडॉप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमने कहां रहना पसंद किया? हम अर्थ के अंदर एक फेवरेबल मस्त अच्छी वाली कंडीशन में रहना पसंद किया। हाथी लोगों ने जंगल में रहना पसंद किया। समझा? कोरोना वायरस वगैरह सबके जगह रहना पसंद किया। वैसे रैट वगैरह बिलों में रहना पसंद किया। तो जिसने जैसा अडॉप्ट किया इस दुनिया में वो वैसा बनता चला गया और उनकी नई नई स्पेसीज बन गई। तो हम इंसान भी पहले
सब एक जैसे थे। हम इंसान हो चाहे घोड़ा बिल्ली भैंस बकरी सब हो, करोड़ों सालों पहले हम सब एक जैसे दिखते थे। बट अब हम सब डिफरेंट बन गए क्योंकि हमने अपने अंदर एडॉप्शन किया है, हम एडॉप्ट किए हैं अपने आप को। समझा? इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो ये था पूरा इस तरीके से कहानी ऐसे हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कनेक्टिंग लिंक के बारे में। अब देखो कनेक्टिंग लिंक एक बहुत ही अच्छी जरिया है समझने का। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्लेटिपस नाम का ऑर्गेनिज्म होता है और एक डकबिल पेरिपेटस नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है। एंड यू ऑल विल नॉट बिलीव यार कि इन ये दोनों अलग अलग स्पेसीज हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं कि हम लोग यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से। हाँ ये थियरी रॉन्ग हो सकती है प्रांजल, क्योंकि कोई देखने नहीं गया है दुनिया में कि क्या हुआ था, जस्ट साइंटिस्टों ने क्या किया है, इमेजिनेशन किया है। ठीक है, चलो अब यहां देखो। तो अगर मान लो ह्यूमन बींग्स है और मान लो कोई एक एलिफेंट है। तो अब जरा यहां पे ध्यान दो, एलिफेंट की बॉडी बहुत बड़ी है लेकिन ह्यूमन बींग की बॉडी बहुत छोटी है। अब यहां पे ध्यान दो अच्छे से, ह्यूमन बींग जो है इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, फिर ये भी रिप्रोडक्शन करने के साथ साथ, लिसन केयरफुली, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के साथ साथ इनके अंदर भी सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये भी खाना खा के एक्सक्रीशन करते हैं, यानी वॉशरूम वगैरह ये भी जाते हैं, और ह्यूमन एलिफेंट भी करते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एलिफेंट के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके अंदर भी सर्कुलेशन होता है, ये भी खाना खा के एक्सक्रीशन करते हैं। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग तो अलग स्पेसीज है और हाथी अलग स्पेसीज है, बट हम दोनों में सिमिलरिटीज कैसे हैं इतनी सारी? तो इससे यही, अगर हम इसकी डीप स्टडी करें तो हमें यही पता चलता है कि आज से हजारों सालों पहले हम लोगों के एंसेस्टर एक ही हुआ करते थे। बस हाथी ने अपने आप को, एक अलग जानवर ने अपने आप को अडॉप्ट करके हाथी बन गया, और हम लोग आज इंसान जैसे दिखते हैं। समझा? इस बात को आपको समझ के रखना है। अगर तुम कहो कि प्रूफ क्या है, तो भाई मैं आज से हजारों सालों पहले देखने बिल्कुल नहीं गया था, किताबों में लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, वही तुमको बता रहा हूं। आगे की टेक्स्ट बुक में तुम भी वही पढ़ोगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। चलो, तो यही है हमारा कनेक्टिंग लिंक्स। इसी को कहते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक्स, यानी इंसान और एलिफेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे देखो, ऐसे एक पेरिपेटस और डकबिल प्लेटिपस नाम के, यहाँ पे डकबिल प्लेटिपस एग्जैक्टली है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है हमारा डकबिल प्लेटिपस और ये है हमारा पेरिपेटस। ये दो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बहुत सिमिलरिटीज है, बट ये दोनों अलग अलग स्पेसीज के हैं। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि इन दोनों के बीच में अलग स्पेसीज के होते हुए भी इनमें सिमिलरिटीज बहुत है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टिंग लिंक है। ये दोनों बताते हैं कि हाँ भाई, हम लोग के अंदर ना सिमिलरिटीज बहुत है और हम दोनों एक ही एंसेस्टर से आए हैं। ठीक है, चलो अब पूछो तुम्हारा क्या डाउट है। अरे भाई, जानता हूं तुम हीरो दिखते हो विष्णु कांदे। अरे ओ कांदे, मैं जानता हूं तुम हीरो दिखते हो, साइंस पढ़ लो पहले। ठीक है, अब याद हो, अब पूछो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, फिर आगे बढ़ू मैं। एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? प्रांजल ने पूछा है। अरे भाई देखो, मान लो प्रांजल तुम अभी कहीं भी रहती हो, तो या तुम रहते हो, लड़के हो कि लड़के, भाई आई डोंट नो, ठीक है, अगर तुमको उठा के और हमने डेजर्ट में डाल दिया, तुमको उठा के डेजर्ट में डाल दिया, अब उधर पानी भी नहीं है पीने को, उधर तुमको खाना भी नहीं है, उधर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कैक्टस मिलेगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या तो अपनी जिंदगी को एडॉप्ट कर लो, कि कम खाना खा के, कम पानी पी के अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। तो तुम, अगर तुमने उस सिचुएशन में ढल गए, यानी कि तुमने पानी पीना कम छोड़ दिया, मतलब कम पानी पीने लगी, जैसे कि हमारा देखो ऊंट, कैमल ने कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया है कि कम पानी पीता है, अपने बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन को बना के रखा है कि पानी स्टोर कर लेता है वो। वैसे ही तुम भी अपने आप को अगर वहां पे अडॉप्ट कर लेते हो, तो समझ जाओ, अगर तुमने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया तो समझ जाओ कि हाँ भाई, तुमने
एडॉप्टेशन कर लिया है, तो इसी को कहते हैं अडॉप्ट करना, समथिंग सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, उसे कहते हैं एडॉप्शन। जैसे कि हम इंसान जो है ना, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट होना जानते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, और बाकी तो फिर वो गिरगिट है ना, गिरगिट के तो रंग बदलते ही रहते हैं। ठीक है, विशाल बोलो सर, व्हाई एलिफेंट नॉट नो टू टॉक लाइक वी, प्लीज माय डाउट। अरे यार ये कुछ भी तुम लोग क्वेश्चन नहीं से भंगार सा पूछ रहे हो। अब एलिफेंट नहीं बोल पाता, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स है यार, ये कोई समझाने वाली बात है। अब बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है और मैं इंसानों जैसा बोलता हूं, तो तुम बोलोगे सर आप इंसानों जैसा बोल रहे हो और बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है। अरे भाई, बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है तो मैं क्या करूं, उसके कैरेक्टर से वैसे, उसके वैसे कैरेक्टर्स हैं। अब तोता देखो, पैरट, पैरट के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर तुम उसको सिखाओगे तो वो इंसानों जैसा बोलता है। तोता, तोता पैरट है ना, वो इंसानों जैसा पैरट बोलता है। तो अब जरा आप बताओ, तो उसके अंदर वैसी पावर है, वैसी उसके पास बॉडी की स्ट्रक्चर है, उस पक्षी ने, उस बर्ड ने अपने आप को वैसा अडॉप्ट किया है कि वो सीख लेता है चीजों को, है ना, तोता जो होता है। तो वो एडॉप्टेशन है कि हाँ उसने वैसा अडॉप्ट किया है। हाथी ने, हाथी ने हाथी जैसा बोलना अडॉप्ट किया है, किसी किसी को तो बोलने ही नहीं आता है। तो ये डिपेंड करता है दुनिया में यार, ऑर्गेनिजम्स बाय ऑर्गेनिजम्स, कि हर ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी भी ये इवोल्यूशन चालू है, अभी भी ये इवोल्यूशन की सारी इंफॉर्मेशन साइंटिस्टों को भी नहीं है, बट स्टिल हमको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत तो पता रहे, इसलिए हमको पढ़ाया जा रहा है। अभी भी 100% इवोल्यूशन का सच पता नहीं चला किसी को भी, ये भी ध्यान रखो। चलो अब आगे निकलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। हाँ देखो, यहां पे तुमको सब कुछ समझेगा। देखो एम्ब्रायो क्या होता है पहले ये जान लो। देखो भाई, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल से निकलता है स्पर्म और फीमेल से निकलता है ओवम। स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूज होते हैं और इससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और जाइगोट से क्या बनता है? इम्ब्रायो। और यही इम्ब्रायो मदर के वॉम्ब के अंदर इसका डेवलप होता है। तो डेवलप होने के बाद ये बन जाता है बेबी, यानी फीटस। समझा? इस बात को ध्यान रखो। चलो इस चीज को मैं चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, एक होता है, ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक है यार, चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा। ये विष्णु को मैं पहले ब्लॉक तो कर दूं, ये अपनी फोटो बहुत भेज रहा है। रुको, किधर गया विष्णु? विष्णु कांदे बटाटे। चलो आगे निकलो। अब यहाँ देखो, तो पहले हमारा है मेल और एक है हमारा फीमेल। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से कि मेल से हमेशा एक गैमेट स्पर्म निकलता है और फीमेल से ओवम। दोनों फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और ये जाइगोट जो है एक सेल है, जाइगोट एक सेल है। ठीक है, यही जो हमारे इंसानों के अंदर होता है। मैं चैप्टर नंबर 3 में तुमको सब बताऊंगा ये कैसे रिप्रोडक्शन होता है मेल फीमेल वाला। ठीक है, डोंट वरी, सब लोग इंतजार करना चैप्टर नंबर 3 का, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, डोंट वरी। ठीक है, बट स्टिल अभी के लिए बस सीख लो कि हम सब पैदा कैसे होते हैं, हम सब कैसे क्रिएट होते हैं अपने मदर के वॉम्ब में, अपने मदर के यूटेरस में कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो पहले मेल और फीमेल दोनों के जो यहाँ पे हमारे स्पर्म्स एंड ओवम यानी कि जो गैमेट्स है, ये दोनों जाते हैं मदर के या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उस सिस्टम के अंदर जाने के बाद वहां पे फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है मदर के वॉम्ब के अंदर 7 to 8 डेज में, और उसके बाद बन जाती है बेबी यानी कि फिटस, और हम सब पैदा होते हैं, चाहे मैं रहूं या तुम रहो, सब ऐसे ही पैदा होते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हम इंसान के अंदर की बात हो गई। तो ये इम्ब्रायो समझाना क्या होता है? इम्ब्रायो जो मदर के अंदर वो एक छोटा सा रहता है जिससे बेबी बनती है, सेल, जिससे हम सबका डेवलपमेंट होकर हम सब बन जाते हैं। तो ऐसे ही तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ये इंसानों के अंदर होता है? नहीं यार, हर जानवर की फीलिंग होती है, और हर जानवर के अंदर ऐसे उनका भी छोटा छोटा बच्चा पैदा होता है। जैसे कि एक फिश है तो उसके अंदर भी, जैसे एक सेलेमेंडर है यानी कि छिपकली, टॉर्टोइज, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, ये सब सभी का यहाँ पे एक ही तरीके से डेवलपमेंट होता है, सभी के अंदर ऐसे एम्ब्रायो बनता है। तो देखो ये पहला स्टेज है, दिस इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखो, चाहे वो फिश का बच्चा रहे, फिश का एम्ब्रायो रहे,
हम सब मदर के अंदर ऐसा एम्ब्रायो बनता है, लिसन केयरफुली, सबके अंदर एम्ब्रायो बनता है, चाहे फिश का बच्चा रहे, चाहे सैलेमेंडर यानी छिपकली का रहे, चाहे टॉर्टॉइस का रहे, चाहे चिकन का रहे, चाहे पिग का रहे, चाहे काऊ का रहे, चाहे रैबिट का रहे, चाहे मैन इंसानों का रहे। देख लो यहाँ पे सभी का एम्ब्रायो सेम है, समझ गया? सभी एनिमल के अंदर का जो एम्ब्रायो है देखो सबका सिमिलर दिखता है। फिर उसके बाद मदर के वॉम्ब के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, तो इंसान का बच्चा धीरे 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 इंसानों जैसा बनता है, रैबिट का बच्चा रैबिट जैसा, फिर काऊ का बच्चा काऊ जैसा। उनके बॉडी के अंदर अब जिसकी जैसी बाहर की बॉडी होगी वैसा ही उसका बच्चा भी बनने लगेगा उसके स्टमक के अंदर। फिर धीरे धीरे बदलाव आते आते इंसान एकदम इंसान जैसा, फिर रैबिट रैबिट जैसा, काऊ काऊ जैसा बन जाएगा। तो ये स्टडी क्या कहती है, जब हमने सबकी इसकी स्टडी की तो स्टडी क्या कहती है? ये स्टडी कहती है, यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से, ये स्टडी कहती है कि शुरू शुरू में सभी के अंदर का एम्ब्रायो सेम तरीके का होता है। सोचो, चाहे हम इंसान रहे, चाहे हाथी रहे, चाहे बिल्ली रहे, चाहे कोई भी रहे, हम सभी के अंदर इंसान एक जैसे होते हैं। इंसानों का एम्ब्रायो या किसी भी और जानवर का एम्ब्रायो उसकी मदर के वॉम्ब के अंदर एक ही जैसा होता है। ये स्टडी के बाद पता चला, सभी के एम्ब्रायो को देखा गया तो पता चला कि सभी के अंदर एम्ब्रायो एक जैसा होता है। और इससे यह प्रूफ होता है कि हम सभी के एंसेस्टर सेम हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर रिप्रोडक्शन सेम टाइप का होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर हम इंसानों के अंदर है, हमारा मान लो मैं हूं और मैं एम्ब्रायो हूं, अगर मैं इंसान के अंदर हूं तो मैं इंसान जैसा बड़ा बन जाऊंगा, अगर मैं किसी जानवर के अंदर हूं तो मैं उस जानवर जैसा बड़ा होकर पैदा होऊंगा, अगर मैं हाथी जैसा हूं तो मैं हाथी जैसा पैदा हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं एम्ब्रायो हूं तो मैं एक जैसा ही दिखूंगा, इस दुनिया के सारे जानवरों जैसा एक जैसा दिखूंगा। समझा? तो दिस इज द एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम लोग का डाउट क्या था बाबा, बोलो। अरे एमसीक्यू एमसीक्यू सब लूंगा रे बाबा, पहले तुमको थियरी तो आनी चाहिए ना, तब ना एमसीक्यू का आंसर दे पाओगे। ऐसे एमसीक्यू दे दोगे कि अभी एक क्वेश्चन पूछ लूंगा नहीं बता पाओगे। तुमको एमसीक्यू चाहिए, पहले क्वेश्चन को समझो ना, पहले चीजों को जो बता रहा हूं चैप्टर खत्म होने दो, जब कुछ आएगा तब ना एमसीक्यू का सॉल्यूशन दोगे। ठीक है? हाँ, टाइम ड्यूरेशन राशि वो डिपेंड करता है हर एक जानवर बाई जानवर, यानी हर इंसान बाई इंसान डिपेंड करता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। संग्राम सिंह पूछ रहा है, सर कैन वी से दैट एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन आर सेम थिंग्स? आंसर प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं है संग्राम सिंह जादव, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन एक ही चीज है, लेकिन हाँ दोनों एक ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडॉप्टेशन होगा तो ही इवोल्यूशन होगा संग्राम। समझ रहे हो? अगर हम एडॉप्ट करेंगे तो ही इवोल्यूशन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ह्यूमन इवोल्यूशन में समझाऊंगा कि एडॉप्टेशन, कल पढ़ेंगे हम लोग उस चीज को संग्राम, ठीक है, कि एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन में क्या फर्क है या क्या दोनों सेम है, ये हम दोनों कल के टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो तुमको सच में अच्छे से समझेगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ कॉइन। हाँ, अगर एडॉप्टेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। बस फर्क इतना है कि एडॉप्टेशन हम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट इवोल्यूशन जो है वो बहुत टाइम लग जाता है करने में, इस बात को ध्यान देना, करोड़ों साल लग जाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन क्या कहते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए? डार्विन भाई कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन बहुत ही बढ़िया चीज कहते हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, और उसमें उन्होंने कहा है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पढ़ लो अच्छे से इसको, इसका मीनिंग जानते हो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मीनिंग क्या है? ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मीनिंग जानते हो क्या है? कि जो फिट है वही सरवाइव करेगा। तो इस दुनिया में अगर, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हाथी इंसानों जैसा क्यों नहीं बोलता, क्योंकि हाथी ने कभी वैसा अडॉप्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अरे भाई, एक रट्टू तोता इंसानों जैसा बोलने की कोशिश करते करते इंसान जैसा बोलने लगता है, वैसे ही सभी जानवर अगर ट्राई करें कि इंसानों जैसा बोले तो वो भी बोलने लग सकते हैं, और हम भी दुनिया के सभी जानवरों जैसी आवाज निकाल सकते हैं, हम भी सभी जानवरों जैसे बन सकते हैं करोड़ों सालों में। एक दो साल में नहीं होगा ऐसा, करोड़ों सालों में हमारी स्पेसीज बाय स्पेसीज, स्पेसीज बाय स्पेसीज ऐसे बनते जाएगा, देन कोई एक ऐसा बंदा निकलेगा जो ऐसा बनेगा। समझा? तो
तो इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने बहुत स्टडी की थी, डार्विन एक बहुत ही स्कॉलर बंदे थे। इन्होंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की और इन्होंने लास्ट में बताया, अपनी एक किताब लिखी उन्होंने और उसमें लिखा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, किताब का नाम है, कि हर एक स्पेसीज की ओरिजिन कैसे आई है, कोई इंसान जानवर कैसे बने। उसमें उन्होंने बताया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस दुनिया में जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। अगर जैसे कि कोई जंगल है और जंगल में अगर कोई शेर है और अगर शेर शिकार नहीं कर सकता तो वो मर जाएगा, अगर शिकार करेगा तो वो जिंदा रहेगा, समझा। और अगर शिकार करेगा तो उसकी बॉडी ताकतवर बनेगी, उसकी बॉडी एडॉप्ट करेगी शक्ति को, फिर ऐसी उसके आगे आने वाली जनरेशन भी पावरफुल बनेगी और शेर की जो प्रजातियां हैं, शेर की जो स्पेसीज है वो बड़ी बनती जाएंगी। ये सब तुमको समझ के रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी, यानी कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, इस बात को समझना। तो डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में यही बताया गया है। चलो, अरे काय मराठी मध्ये बोलू, आता काय मराठी मध्ये बोलू सांगा, मतलब लैंग्वेज भी मेरे से बुलवाओगे तुम लोग? अब क्या दुनिया की सारी लैंग्वेज मेरे को आती है? मराठी, तमिल, तेलुगु सब आता है क्या मेरे को? अरे यहाँ ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको मराठी नहीं समझती, कुछों को हिंदी नहीं समझती, कुछों को इंग्लिश नहीं समझती, दोनों जिसको जिसको थोड़ा थोड़ा सब समझती वही वही मैं बोलती, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ती। चलो, तो डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझ गया ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट है दुनिया में वही सर्वाइव करेगा, इस दुनिया में जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, इस बात को ध्यान देना। और बाकी के लोग पेरिश हो जाएंगे, बाकी के लोग क्या हो जाएंगे? पेरिश। पेरिश का मतलब होता है खत्म, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली बताता हूं तुमको, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है और अगर मान लो कल को अर्थ के अंदर, अभी देखो कोरोना वायरस आ गया, अब अगर कोरोना वायरस आ गया, हर एक इंसान को कोरोना ने पकड़ लिया, लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो इंसान सरवाइव कर जाएगा और बाकी के इंसान सब मर जाएंगे। तुमने देखा भी, करीबन 10 करोड़ पब्लिक मर चुकी है इस दुनिया में कोरोना की वजह से, समझा। तो इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। अगर कोरोना आ गया तुम फिट हो उसके लिए तो, अरे चैप्टर नंबर 1 यार महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। तो अगर तुम फिट हो तो तुम सर्वाइव करोगे, यही कहते हैं डार्विन की थियरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। जो फिट है बंदा वही सर्वाइव करेगा। चलो अभी आगे निकलते हैं। तो कोरोना की वजह से जो फिट नहीं थे, यही होता है। अरे नेहा देखो, हमको ना रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए कि कोरोना ने 10,000 लोगों को मार दिया, 10 करोड़ लोग को मार दिया। ये नेचर का खेल है नेहा, नेचर है ना जो अपना, नेचर सब बैलेंस कर देता है। नेचर ने देखा होगा कि इस दुनिया में कितने वीक लोग पैदा हुए हैं, यहाँ पे धरती में ऐसे मरेले लोग पैदा हैं, इन लोग अर्थ में रह के क्या करेंगे फोकट में। तो इन लोग को कोरोना आ गया और ये सब के सब मर गए, जो फिट है अब वही सरवाइव कर रहा है। डार्विन के अकॉर्डिंग यही रूल है। अरे तुमको हंसी आ रही है बाबा, बट डार्विन के अकॉर्डिंग यही रूल है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई भी अगर फिट नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेगा, और नेचर, इसी को तो कहते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अरे बाबा मैं सच कह रहा हूं, यही हुआ है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर उसी इंसान को सिलेक्ट करता है इस अर्थ में, अर्थ का रूल है ये, दिस इज द रूल ऑफ द अर्थ। नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो फिट है, और यही थियरी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो बंदा अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल नहीं सकता वो बंदा मर जाएगा, वो दुनिया में नहीं रह सकता, वो पेरिश हो जाएगा। पेरिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? हिंदी में इसका मतलब है नेस्तनाबूत हो जाएगा। मतलब उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी, समझा। इस बात को तुमको समझ के रखना है, भस्म भस्म नहीं हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये समझ के रखना है, उल्लुप्त हो जाएंगे, उनकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, समझा। इस बात को ध्यान रखो, दिस इज द रियलिटी यार, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा ही होता है, यही तो है नेचुरल सिलेक्शन। और अगर तुमको अपने लाइफ में एग्जांपल चाहिए तो मान लो कि तुम आज एक बहुत बेस्ट और तुम किसी कंपनी में काम करने गए, कल को तुमसे कोई बेस्ट आएगा तो उसको वो कंपनी रख लेगी, तुमको लात मार के भगा देगी, समझा ना। तो जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है सर्वाइव नहीं करेगा। दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। अब जैसे कि देखो, मैं आज तुमको एग्जांपल देता हूं, अब तुम में से जो बंदा अच्छा पढ़ाई करेगा वो दुनिया में बहुत आगे जाएगा, जो बंदा पढ़ाई नहीं करेगा, टपोरीगिरी करेगा, छपरी बन के घूमेगा अगल बगल, इधर उधर देखेगा, ताड़ेगा, तो वो फिर आगे चल के रोएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद, पापा के पैसे खाएगा, जब पापा के पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर रोना शुरू करेगा,
फिर उसकी आने वाली जनरेशन होगी, फिर वो अपने जनरेशन को कहेगा कि ये बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले रे, ठीक है, ऐसा बोलेगा, पढ़ाई का महत्व तो अपने बेटे को समझाएगा और खुद को याद करेगा कि काश मैं भी पढ़ा होता। समझा? तो ये सारी चीजें हैं। तो जो पढ़ाई आज के वक्त में नहीं करेगा उसका यही हाल होने वाला है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यार, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये सब में अप्लाई होता है, इंसानों में भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखो। अब अगर कोई रोते रहेगा, अपने आप को वीक समझेगा, तो वो वीक बन जाएगा, और क्या, कुछ नहीं। यही तो रूल है धरती का, ये नेचर का रूल है, कोई किसी को नहीं कह सकता कि किसका रूल है। दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। अब आते हैं सबसे महान थियरी में जो कि फेकू चंद वाली थियरी है, जो कि फेल हो चुकी थी ये थियरी, आगे चल के फेल हो गई थियरी है। ये फेल वाली थियरी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? इसे कहते हैं लामार्किज्म। ये फेकू चंद वाली थियरी है और ये आगे चल के फेक हो जाती है, फेल है। ये थियरी अब एक्सेप्टेड नहीं है, बट स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो। प्रांजल कहते अब बुक नहीं पढ़नी क्योंकि समरी समझ गई है। अच्छा, नहीं बुक पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? अच्छा प्रांजल, चलो तुम बताओ, तुम कह रहे हो प्रांजल जयेश हमारे कि तुम बुक नहीं पढ़ोगे, और अगर कोई बंदा समरी पढ़ने के बाद भी अगर बुक रीड करेगा तो तुम बेस्ट कि वो बंदा बेस्ट होगा? बोलो बोलो बोलो। ऑब्वियस सी बात है ना, वही बंदा बेस्ट रहेगा दुनिया में। वो अच्छा बनेगा कि तुम अच्छा बनोगे? बताओ, ऑब्वियस सी बात है ना, वही अच्छा बनेगा ना। फिर तुम क्या करोगे? फिर कहीं भी कंपनी में जाओगे, कंपटीशन उसको आगे लिया जाएगा कि तुमको आगे लिया जाएगा? गवर्नमेंट जॉब हो या खुद की नौकरी हो, टैलेंट हो, कि कौन आगे टैलेंटेड रहेगा? वो रहेगा कि तुम रहोगे? ऑब्वियस सी बात है ना, वही रहेगा ना। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो फिट है, वही सर्वाइव करेगा। यही तो साइंस की अच्छी खासियत है अपने महाराष्ट्र बोर्ड की, कि पहले ही चैप्टर में तुमको सब बता दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है सर्वाइव करेगा, जो जिंदगी भर का रोना रोएगा वैसे ही घर में बैठा रहेगा कि मम्मी मेरी किस्मत खराब है, मेरे को याद नहीं होता, मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आते, वो मेरा फ्रेंड बहुत पढ़ाई कर लेता है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे को कुछ नहीं आता। रोते रहोगे, भारत माता हमको कुछ नहीं आता, लड्डू पेड़ा सस्ते, चलो नमस्ते, तो यही बोलते रहोगे और कुछ नहीं। फिर बाद में जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब, तुम्हारा कोई फ्रेंड कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर हो गया। फिर तुम लोग बैठे रहोगे उसको देखते, फिर अपने बच्चों को बताओगे, अरे देखो वो आईएएस ऑफिसर है, वो मेरा दोस्त था, और वो दोस्त तुमको पूछता भी नहीं है कि तुम कौन हो क्योंकि वो जानता है कि तुम ऐसे ही छपरी इंसान हो, तुमने पहले कभी पढ़ाई नहीं की, अब वो तुमसे क्यों बात करेगा? क्योंकि वो तो तुमसे बेस्ट है ना। फिर तुम कहोगे कि वो बहुत घमंडी हो गया है, बट सच कहूं तो वो घमंडी थोड़ी है, पागल तुम हो, क्योंकि तुमने कभी मेहनत नहीं की, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुमको क्यों कोई पूछेगा? सिंपल सी बात है, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का। चलो अभी आगे निकलते हैं। सो लामार्किज्म की थियरी थोड़ा पढ़ते हैं भाई, ये क्या है। ओके, देखो यहाँ पे, तो हमारे जीन बॉप्टिस्ट लामार्क नाम के एक थियरी थे, मतलब एक इंसान थे जिन्होंने एक चीज को प्रपोज किया, ठीक है, प्रपोज कर दिया, ओके, प्रपोज कर दिया। अभी अब प्रपोज करने के बाद इनका रिप्लाई फेल आता है ये फेल हो जाते हैं अपने प्रपोजिशन में। अब आगे निकलते हैं, किसको प्रपोज करते हैं देखते हैं भाई, कैसे प्रपोज करते हैं वो भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे, तो इनका जब प्रपोज कर रहे थे ये कहते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अरे भाई यहाँ देखो, प्रपोज मतलब थियरी बनाई, तुम लोग कितने अच्छे सोच वाले हो यार, तुम्हारा दिमाग बहुत आगे है। चलो यहाँ पे, तो इन्होंने जब प्रपोज किया, और प्रपोज में कौन सी लाइन बोलते हैं मालूम है? ये बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इन्होंने कहा हेलो साइंस, हेलो बायोलॉजी, रियली 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 आई एम टेलिंग टू यू, टेक दिस माई पेन एंड बुक, आई एम प्रपोजिंग यू, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स लोग दूसरा कुछ कहते हैं प्रपोज करने के टाइम पे, और ये यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन साइंस को प्रपोज कर रहे थे बोलते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सामने वाला साइंस कहता है चल हट, कुछ भी बोल रहा है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ये कह क्या रहा है ऐसे कहते हैं। चलो दिखाता हूं अभी इनका मतलब क्या था। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं जीन बॉप्टिस्ट द लामार्क ये कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान अपने किसी भी ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो ऑर्गन मॉडिफाई हो जाता है,
वो ऑर्गन में इवोल्यूशन हो जाता है, एडॉप्टेशन हो जाता है, और वो ऑर्गन में बदलाव दिखने लगते हैं, चेंजेस दिखने लगते हैं। समझा? फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि अगर कोई इंसान अपने किसी ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ पता है ना, लोहार, जो लोखंड को पीटता है। अरे लोहार नहीं क्या, लोखंड को पीटने वाला लोहार नहीं क्या, लोहे का काम करता है, वो आयरन का काम करता है। तो वो लोहार के शोल्डर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा इस्तेमाल करता है शोल्डर, क्योंकि उसको लोखंड को पीटना होता है ना बार बार हथौड़े से, तो उसके शोल्डर बहुत बड़े हो जाते हैं, मोटे मोटे शोल्डर उसके हो जाते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं लामार्क कि उसने अपने शोल्डर का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके शोल्डर ने बड़े बड़े हो गए। ठीक है, फिर डिसयूज का एग्जांपल बताता हूं। तो डिसयूज के एग्जांपल्स में यहां पे ध्यान दो कि हमारा एक एमू नाम का बर्ड है, एमू नाम का एक पक्षी है, बर्ड। इस बर्ड ने क्या किया, अपने पंखों का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिंदगी में कभी उड़ने के लिए इसने अपने फिदर का इस्तेमाल नहीं किया, और आज के वक्त में इस एमओ के पास पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं पाता है। पहले ये उड़ पाता था, फिर धीरे धीरे इसने इस्तेमाल नहीं किया तो ये उड़ नहीं पाया। हाँ सही कहा प्रथमेश तुमने, जैसे कि हम इंसानों के अंदर भी पहले टेल हुआ करती थी, पता है, लेकिन अब टेल नहीं होती, क्योंकि हमने कभी टेल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आज हमारी टेल चली गई। दिस इज द डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो अगर मान लो हमने अपने बॉडी का यूज किया तो हमारे बॉडी में वो चीज रहेगी, उसका यूज होगा, और अगर यूज नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगी। समझा अच्छे से? तो दिस इज द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, यही थियरी हमारे लामार्क ने दी। समझा? इस बात को ध्यान रखना। तो दिस इज द लामार्किज्म। अगर एग्जाम में बोल दिया कि डिस्क्राइब लामार्किज्म, तो यही समझा देने का। ठीक है, अरे टेल मतलब पूंछ होती है, पूंछ, बंदर की पूंछ होती है, पूंछ। अरे भगवान, टेल मतलब नहीं पता है। टेल 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 मतलब पूंछ, पूंछ पता है, पूंछ। मराठी मध्ये त्याला काय म्हणतात? शेपूट। हा, शेपट शेपट। शेपूट आहे ते, शेपूट मधले, अरे बापरे, शेपूट म्हणजे टेल, टेल म्हणजे शेपूट। ठीक है, सपूत है, कोई लिख रहा है सपूत, 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 ऐसा बोल रहे हो क्या? सपूत, सपूत मतलब अच्छा बेटा। शेप्टी। अरे पूछ रे बाबा, पूछ बोल रहा हूँ मैं, टेल की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टेल। तुम लोग क्या है, गुंडा बनोगे यार तुम लोग दुनिया में, तुम लोग को टेल का मतलब नहीं पता है। ये कोई मलिहा अंसारी नाम का कोई एक लड़का, इधर ये लड़की है पता नहीं, ये पूरे सिर्फ और सिर्फ पूरे चैट में सिर्फ 3 इमोजी भेज दिए, पूरे पूरे चैट में, पूरे के पूरे चैट में सिर्फ इसकी 3 इमोजी आती है, वो हंसने वाली है ऐसे ऐसे। कोई भी शब्द का सिर्फ, इसके अलावा नथिंग एंड नथिंग। चलो ठीक है, जब कोई नहीं हंसेगा तो वो लड़की हंसेगी। चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, मजा आता है। तुम सब एक दिन अपने आप में ऐसे, अगर तुम 1-2 साल तक रहोगे ना इधर, 1 साल तक, तो तुम सब फ्रेंड बन जाओगे एक दूसरे के, तुम सब एक दूसरे को पहचानने लगोगे। ठीक है? अरे चलो यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है मलिहा, डोंट वरी अपेक्षा, यस श्रेयस, हर्षवर्धन। तो आज हमने पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, हम कल पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है महेश, आई विल चेक। तो हम कल पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, डोंट वरी। ठीक है, कल हमारा और मजा आएगा पढ़ने में। तो इस टॉपिक को एक बार रीडिंग कर लेना तुम सभी लोग। ठीक है, 1 टाइम रीड कर लेना, मजा आ जाएगा। चलिए सभी लोगों को बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर देना, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, तुम भी पढ़ाई कर सको। ठीक है, विश्वजीत पूछ रहे सर पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? ठीक है, इसको तिहाड़ जेल में लेके जाऊंगा अभी, उधर ना तिहाड़ जेल में ले जाऊंगा, और जेल के अंदर बंद करके अंदर 10 गुंडों को बुलवाऊंगा, खली बिली जैसे लोग को, और इसको बोलूंगा कि कुछ नहीं, इसके बॉडीगार्ड बन जाओ। और क्या, चलो बाय बाय। बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।